फ्रेंड्स, आज की कहानी है दीवानी भाग 8। पिछले भाग में आपने पढ़ा, रिया लाइब्रेरी में अपनी किताब ढूंढ ही रही थी कि उसके हाथ किसी के हाथ से टकराए। उसने बिना उसोर देखे ही सॉरी बोला और अपनी किताब लेकर चली गई। अब आगे यार, पूरा साल होने को आ रहा है, आखिर तू कब तक उसे यूं ही दूर से देखता रहेगा? जहां तक मैं तुझे जानता हूं, तू तो ऐसा नहीं था। रवि ने अपनी बात पूरी की तो सामने खड़ा एक 6 फुटिया टोल डार्क हैंडसम लड़का हंस पड़ा और बोला, तू सही कह रहा है रवि, पर ये है ही ऐसी कि इसके साथ जबरदस्ती करने का मन नहीं करता है। पर बोस, आप इसका इंतजार कर रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि आपको मना कर दे या फिर कोई और ही बाजी मार ले जाए। तो इससे पहले ही रवि अपनी बात पूरी करता, विक्की ने उसका गला पकड़ लिया और कहा, किसकी मौत आई है जो मेरे रास्ते में आएगा? और रही बात मुझे मना करने की, तो मेरे जैसा लड़का उसे पूरे शहर में नहीं मिलेगा। रवि ने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, अरे विक्की भाई, मुझे छोड़ो, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। तो बस जाकर उसे प्रपोज कर दो ताकि वो भी आपके दिल की बात जान जाए। विक्की मुस्कुराते हुए कॉलेज के गार्डन की तरफ बढ़ गया, जहां रिया अकेले बैठकर मोनिका के लिए जरूरी नोट्स बना रही थी। उसे लगा कि कोई उसके आसपास है, तो उसने एक बार ऊपर की ओर देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के वो वापस अपने काम में लग गई। वहीं दूर खड़ा रवि इस नज़ारे के चुपचाप से मजे ले रहा था। वो जानता था कि जिस लड़की ने आज तक किसी को भी नजर भर के तक नहीं देखा है, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट, हैंडसम और रिच ही क्यों ना हो, तो फिर वो इस बदतमीज, बददिमाग और घमंडी लड़के से क्यों बात करेगी और उसका प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट करेगी? वो तो बस विक्की के चेहरे की हवाइयाँ उड़ते हुए देखना चाहता था। बहुत घमंड है ना उसे अपनी दौलत पर। आज पता चलेगा कि सच्चा प्यार किसी भी दौलत का मोहताज नहीं होता है। विक्की ने उसके पास बैठते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। रिया ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और वो तुरंत समझ गई, ये वही लड़का है जो हर समय कॉलेज से लेकर घर तक मेरा पीछा करता फिरता है। और आज जब मोनिका साथ में नहीं है तो मौका देकर यहाँ बात करने के लिए आ गया है। उसने नोट्स बनाते हुए ही कहा, पर मुझे नहीं लगता है कि मैं तुमसे कोई भी बात करना चाहती हूँ, पर तुम आज मेरी बात सुने बिना यहाँ से नहीं जा सकती हो। देखो, तुम्हारा जो भी नाम है, पर एक बात अच्छे से समझ लो कि मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ। ये इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है? रिया ने गुस्से से कहा। ओहो, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी? मेरी बात को काट सके इतना दम तो किसी में भी नहीं है। और इतना कहते हुए उसने रिया का हाथ जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की। तभी उधर से प्रिंसिपल सर गुजर रहे थे और वो विक्की की बदतमीजी के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। वो तुरंत उस ओर गए और विक्की को डांटते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है विक्की? बिहेव योरसेल्फ। रिया वहां से आंखों में आंसू भरे चली गई और उसके पीछे प्रिंसिपल भी चले गए। विक्की वहीं खड़ा होकर अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराता हुआ बोला, कब तक बचोगी मुझसे तुम रिया? तुमको मैं हर हाल में हासिल करके ही रहूंगा। उधर रिया रोते रोते अपने कमरे में चली गई। आज उसे सच में अभिषेक की बहुत याद आ रही थी। अगर वो आज उसके साथ होता तो ऐसे किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो उसका हाथ पकड़ने की भी कोशिश करता। कहाँ हो तुम अभिषेक? मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। खुद से लड़ सकती हूँ, पर खुद को सबकी गंदी नज़रों से कैसे बचाऊँ? या तो मेरे पास आ जाओ और नहीं तो फिर मुझे भी अपने पास बुला लो अभिषेक। रिया तकिए के अंदर ही मुंह देकर रोते हुए ही सो गई। अगले दिन कॉलेज में विक्की फिर से रिया के इंतजार में लाइब्रेरी में जाकर बैठ गया। सब उसे घूर रहे थे और आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे कि विक्की और लाइब्रेरी, इसको तो पढ़ने लिखने से कोई वास्ता ही नहीं है, फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? इन सब से बेफिक्र वो तो बस अपने मोबाइल से खेल रहा था और रह रहकर उसकी नज़र लाइब्रेरी के मेन गेट पर चली जाती, पर रिया नहीं आई। अगले 2 दिनों तक वो कॉलेज नहीं गई और उसके इंतजार में अपना होश खोकर विक्की ने एक फैसला लिया। और जब ये बात रवि को पता चली तो वो भी घबरा गया। हालांकि वो विक्की का दोस्त था, पर वो रिया का भी बुरा नहीं चाहता था और वो अच्छे से जानता था कि विक्की का ये फैसला रिया की जिंदगी बर्बाद कर देगा। रवि को अपना फैसला बताकर विक्की खुशी खुशी अपने घर के लिए निकल गया। शाम को रिया का उतरा हुआ चेहरा देखकर मोनिका और भाभी दोनों ने ही उससे पूछ लिया
क्या बात है रिया, तू बहुत परेशान दिख रही है। 2-3 दिन से कॉलेज भी नहीं गई हो, कुछ दिक्कत है क्या रिया? रिया पहले तो टालती रही, फिर बाद में जब भाभी ने अपनी कसम खिला दी तो रिया को उन्हें और मोनिका को सब सच बताना ही पड़ा। ओहो, वो लफंगा आ ही गया अपनी औकात पर। मोनिका दांत पीसते हुए बोली, मेरे सामने तो कुछ कह नहीं सकता था, मेरे पीठ पीछे ही वो ये काम कर सकता था। भाभी ने कहा इस बारे में तुम्हारे भैया से बात करनी पड़ेगी। जब रिया ने मना किया तो मोनिका ने कहा, नहीं रिया, भाभी सही कह रही है, भैया को इस बारे में पता चलना ही चाहिए, नहीं तो वो उस विक्की की बात को बड़ी आसानी से मान लेंगे। दरअसल रवि ने रिया को फोन करके विक्की के इरादों के बारे में सब बता दिया था और इसीलिए रिया इतना ज्यादा परेशान हो रही थी। उस रात को खाने के बाद सब लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे कि भाभी ने दीपक से कहा, मुझे जरा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्या आप मुझे कमरे तक छोड़ देंगे? तो दीपक ने कहा कि चलो अब तुम आराम ही करो, मैं भी जरा एक चक्कर लगा कर आता हूँ। रिया और मोनिका समझ गई कि भाभी भैया को अंदर चलने के लिए क्यों कह रही है। रिया ने परेशान सी एक बार भाभी की तरफ देखा और एक बार मोनिका की तरफ देखा और उन दोनों ने ही उसे इशारे में रिलैक्स होने के लिए कहा। दीपक और रेखा अपने कमरे में ही थे। दीपक के फोन पर रिंग हुई। अननोन नंबर देखकर दीपक सोच में पड़ गया कि इस समय किसका कॉल हो सकता है, पर फिर भी उसने फोन रिसीव किया और कहा, हेलो। उधर से उसने जो भी सुना उसके होश उड़ गए। कुछ पल के लिए तो जैसे उसके होशो हवास ही खो गए थे। दूसरी तरफ से बार बार हेलो हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसी आवाजें आ रही थी। भैया ने अकपका के कहा, हाँ हाँ हेलो, मैं सब सुन रहा हूँ, तुमसे कल बात करता हूँ। उधर अपने कमरे में रिया अकेले बैठी थी। मोनिका सौरव से बात करने बाहर बालकनी की तरफ चली गई, जिसका फोन बिल्कुल अभी अभी आया था। रिया को अभिषेक की बहुत याद आ रही थी। आज वो खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी और उसकी आंखों से आंसू किसी झरने की तरफ बहे चले जा रहे थे। खिड़की से फागुन की ठंडी नशीली हवा के साथ एक गाना भी उसे महसूस हो रहा था, जो कि शायद उधर से गुजर रहे किसी ठेले वाले के फोन पर बज रहा था। मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम, तुझको है जिंदगी की कसम। धीरे धीरे गाने की आवाज कम होते होते गायब हो गई और रिया एक बार फिर अभिषेक की यादों में खोकर सो गई। उसकी पलकों की पोरों पर अभी भी आंसू की बूंदें झलक रही थी, जिन्हें मोनिका ने बहुत आहिस्ता से साफ कर दिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, रिया, हम सब तुम्हारे साथ हैं, आने वाले समय में सब अच्छा ही होगा। और वो भी उसके बगल में लेट गई और धीरे धीरे उसे भी नींद आ गई। सौरव से बात करके आज उसे बहुत खुशी हो रही थी, तभी तो उसके चेहरे पर कुछ अलग सी स्माइल थी। आज बहुत अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। रिया बहुत परेशान होते हुए इधर उधर देखकर भाग रही थी। अंधेरे में ही विक्की की आवाज सुनाई पड़ती है उसे, तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा रिया, कहाँ जाओगी मुझसे बचकर, जहाँ जाओगी मुझे ही पाओगी। और विक्की की चित्कार करती हुई हंसी उसके कान के पर्दे फाड़ने लगती है। वो अपने कानों पर हाथ रखकर आंख बंद किए हुए बेतहाशा भागे जा रही थी, जैसे विक्की उसके पीछे ही पड़ा था कि तभी वो किसी से टकरा गई और उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसके कान में आवाज आई, रिया। उसने हैरानी से अपनी आंखें खोली और अपने सर को ऊपर की तरफ करके देखा तो उसके मुंह से निकला, अभिषेक। रिया की आंखें आंसुओं में डूब गई और होंठ फड़फड़ाने लगे, पर वो कुछ भी नहीं बोल पाई। अभिषेक ने उसके होंठों पर उंगली रखते हुए इशारे में चुप रहने को कहा। रिया बहुत देर तक अभिषेक के सीने पर सर रखकर सिसकती रही। अभिषेक भी उसे बिना कुछ कहे अपनी बाहों के घेरे में कसे रहा। रिया ने रोते हुए अभिषेक से पूछा, कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर तुम? कितनी अकेली हो गई थी मैं, और वो विक्की भी मुझे कितना परेशान करता है। अभिषेक ने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैं तो यही था तुम्हारे पास में, मैं कहाँ जा सकता हूँ तुम्हें छोड़कर। मौत को भी 100 बार सोचना पड़ेगा मेरे पास आने से पहले, और बिल्कुल भी मत डरो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास में। विक्की जैसे कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अभिषेक ने रिया को फिर से अपनी बाहों में भर लिया। रिया, रिया उठ ना यार, देख तो सुबह हो गई है और आज कॉलेज जाकर जल्दी लौट कर आना है, बाजार जाना है ना, भूल गई तू? मोनिका ने एक सांस में बोलते हुए कहा।
रिया ने तकिए को खुद से दूर करके आंखों को धीमे धीमे खोला और फिर सोचने लगी, इसका मतलब मैं सपने में अभिषेक के साथ थी। ये मोनिका है तो फिर मुझे इतना रियलिस्टिक क्यों लग रहा है? मुझे अभिषेक के साथ की सच में जरूरत है और वो मुझे सपने में ही हौसला दिलाने आ गए थे। अभिषेक कम से कम सपने में ही सही पर मेरे पास बने रहा करिए, बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ सही लगने लगता है और जिंदगी जीने की एक वजह मिल जाती है। उस दिन रिया ने मन में सोचा और बाथरूम की तरफ चली गई। वो अपने सपने के बारे में मोनिका या भाभी को बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। नाश्ता करके वो दोनों कॉलेज के लिए निकल गई। वैसे रिया का मन नहीं था पर मोनिका के जोर देने पर वो तैयार हो गई। वो दोनों कॉरिडोर से होते हुए क्लास की तरफ जा रही थी। रिया चुपचाप नीचे की ओर देखते हुए जा रही थी और मोनिका चारों तरफ का मुआयना करते हुए जा रही थी। आज कहाँ छुपा बैठा है वो मजनू साला, मोनिका गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली। तभी उसे किनारे पर बैठा रवि दिखाई देता है जो उन दोनों को देखकर किताब में अपना सर जबरदस्ती घुसाए जा रहा था। मोनिका ने उसी के कंधे पर धौल जमाते हुए कहा, क्यों रवि भाई, आज तुम्हारा वो छिछोरा यार नहीं दिख रहा है? कहाँ छुपा दिया है उसे तुमने? रवि मिमियाते हुए बोला। क्या क्या कह रही हो मोनिका? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो रवि, कहाँ है तुम्हारा दोस्त? उस दिन रिया को अकेले देखकर बहुत हीरोगिरी सूझ रही थी उसे। आज सामने आए तो नानी याद ना दिला दूं तो मेरा भी नाम मोनिका नहीं। रवि ने इधर उधर देखते हुए कहा, मेरा यकीन मानो मोनिका, मुझे नहीं पता था कि विक्की के दिमाग में सच में ऐसा कुछ चल रहा था। मैं तो खुद नहीं चाहता हूँ कि वो रिया के इर्द गिर्द भी रहे। मोनिका, रिया, मेरा यकीन मानो, तुम दोनों, मुझे नहीं पता कि आज विक्की कहाँ है पर वो कॉलेज तो नहीं आया है, ये बात पक्की है। रिया ने मोनिका का हाथ पकड़कर लाइब्रेरी की तरफ ले जाते हुए कहा, छोड़ ना मोनिका, हमें बहुत काम है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, चल ना लाइब्रेरी में चलते हैं। मोनिका ने रवि से कहा, अभी तो वो नहीं है पर जब भी वो तुम्हें दिखे तो बता देना कि असली मर्द का बच्चा है, तब सामने आए और मुझसे बात करे। दोनों लाइब्रेरी में जाकर अपना काम करने लगी। शाम को दोनों घर पहुंची तो घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को देखकर रिया और मोनिका दोनों ही चकित रह गई। यार, ये कौन आया है अपने घर पर? रिया ने पूछा। मोनिका ने अनभिज्ञता में अपने दोनों कंधे उचका दिए। चलो अंदर चलते हैं, पता चल ही जाएगा। दोनों सहेलियां जैसे ही अंदर गई, अंदर का नजारा देखकर भौचक्की रह गई। ये साला तो यहाँ रिश्तेदारी बनाने आया हुआ है और हम इसे वहाँ कॉलेज में ढूंढ रहे थे। मानना पड़ेगा, वाकई बड़ा तेज दिमाग है इसका। बात करने का कोई मौका दिए बिना ही सीधा घर पहुंच गया। मोनिका ने रिया से फुसफुसाते हुए कहा, अंदर लिविंग रूम में विक्की अपने पापा मिस्टर मित्तल के साथ शादी का शगुन लेकर आया था और दीपक शायद रिया और मोनिका का ही वेट कर रहा था। मिस्टर मित्तल ने उन दोनों को ही देखते कहा, लीजिए दीपक बेटा, आपकी बहन भी आ गई, अब लगे हाथों शगुन लेकर इस रिश्ते को पक्का कर दीजिए और समधी बन जाइए मेरे। मोनिका ने नफरत भरी नजरों से विक्की की ओर देखा तो वो बस रिया को ही ताड़ने में बिजी था और मन में सोच रहा था, बस रिया, बहुत हो गया लुक्का छुपी का खेल। ये एक नारियल और मिठाई का डब्बा और चंद रुपयों में तुम मेरी नीलियत हो जाओगी, फिर देखता हूँ तुम कैसे और कब तक मुझसे बचोगी। जैसे ही मिस्टर मित्तल ने फलों की टोकरी, मिठाई की टोकरी और कपड़े जेवरों से सजी थाली को उठाने का इशारा अपने साथ आए नौकरों को किया, दीपक ने कहा, 1 मिनट रुक जाइए मिस्टर मित्तल। विक्की ने चौंक कर दीपक की ओर देखा। मिस्टर मित्तल ने कहा, क्या हुआ दीपक बेटा? मिस्टर मित्तल, आपका और आपके बेटे का मन तो मैं और मेरी फैमिली जान गए हैं, पर मेरे परिवार को और मुझे ये जानना बेहद जरूरी है कि रिया को भी ये रिश्ता पसंद है या नहीं। क्यों पसंद नहीं होगा? जरूर पसंद होगा। आखिर क्या कमी है मेरे बेटे में और हमारे खानदान में? मिस्टर मित्तल ने अपनी शेखी बखारते हुए कहा। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।